मकान संपत्ति से आय की गणना का दूसरा प्रमुख शीर्षक है, जिसमें किसी मकान संपत्ति से जो इनकम होती है उसकी गणना की जाती है। इस वीडियो में हम उसके संबंध में प्रावधान हैं जो कि कौन सी इनकम इसमें शामिल की जाए, डीम्ड ओनरशिप क्या होती है, स्वामित्व कब माना जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। मकान संपत्ति से जो अर्थ है उसको समझने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 22 को समझना आवश्यक है, जिसमें दिया गया है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करदाता के ऐसे मकान या उससे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिसका वह स्वामी है, परंतु जिसका प्रयोग वह अपने ऐसे व्यापार और पैसे के लिए न करता हो जिसके लाभों पर कर लगता है। यानी कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक में करदाता की ऐसी इनकम को शामिल करते हैं जो मकान या उससे लगी हुई भूमि से उत्पन्न हुई हो और जिस मकान का वह स्वयं स्वामी हो और ऐसे व्यापार और पैसे के लिए न करता हो जिसकी आय कर योग्य हो। मकान संपत्ति से आय में कौन कौन सी आय शामिल की जाती हैं, इसके लिए क्या शर्तें हैं, तो इसमें मुख्यतः तीन शर्तें मानी गई हैं। पहली शर्त के रूप में ये माना गया कि आय मकान या मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो। मकान संपत्ति में जो शामिल करते हैं अपन, इसमें मकान को शामिल करते हैं, रहने का मकान हो, बंगला हो, दुकान हो, दफ्तर, गोदाम, कारखाना भवन, भंडार गृह या अन्य कोई भवन शामिल कर सकते हैं। मतलब ये सारी जो हैं इनको मकान संपत्ति में माना गया है। इसमें अगर मकान की लगी हुई भूमि अगर देखें अपन, तो इसमें मकान से लगी हुई ज़मीन में मकान का कंपाउंड है वो भी आ जाता है। खेल का मैदान है अगर लगा हुआ है तो वो भी आएगा, बगीचा है तो आएगा, स्विमिंग पूल भी है तो वो भी लगी हुई भूमि मानी जाती है। तो इनकम किससे जनरेट होनी चाहिए? मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कब कर योग्य होगी? जब वह मकान या मकान से लगी हुई भूमि से हो। मकान या मकान, और मकानों के अंतर्गत अपन ने रहने का मकान, बंगले, दुकान, दफ्तर, गोदाम, कारखाना ये सब शामिल कर लिए। इसमें एक चीज़ और देखने की है कि यदि ये जो गैर रिहायशी मकान है जिनको अपन ने शामिल किया है उनके लिए छत होना आवश्यक नहीं है। जैसे कारखाने में टिन शेड लगा हुआ भवन है तो वो भी मकान संपत्ति में कर योग्य हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी शर्त है, करदाता मकान का स्वामी होना चाहिए। यानी कि मकान की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? करदाता के पास होनी चाहिए। यदि उसके पास ओनरशिप, जरूरी नहीं है कि वो भूमि का स्वामी हो, किंतु मकान जो बना हुआ है उसका वह स्वामी होना चाहिए, तभी इस मकान संपत्ति शीर्षक में होंगे। मान लीजिए किसी करदाता के पास मकान है, उसने किराए पे लिया और उसकी सबलेट कर दिया, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पे दे दिया और उससे इनकम कमा रहा है। मकान उसने खुद ने लिया और दूसरे व्यक्ति को खुद ने किराए पर लिया और दूसरे व्यक्ति को किराए पर देकर उससे आय अर्जित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस मकान की आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, क्योंकि वह उस मकान का स्वामी नहीं है। वो एक किराएदार है और किराएदार ने सब दूसरे किराएदार उप किराएदारी के द्वारा ऐसी इनकम जनरेट की है। तो ये कंडीशन चूंकि पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। इसके अलावा यदि कोई कानूनी रूप से किसी मकान का स्वामी है, कानूनी रूप से है, तो जैसे अवैक्स व्यक्ति होता है तो उसमें उसका अभिभावक होता है, दिवालिया होने पर उसका जो लिक्विडेटर होता है वो, तो उनको भी, और ट्रस्ट की दशा में ट्रस्टी को मकान का स्वामी ही माना जाता है। तो तीसरी जो शर्त है, करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पैसे के लिए न करे। ऐसे व्यवसाय और पैसे के लिए नहीं करे जिसकी इनकम कर योग्य होती है। यदि उसकी इनकम कर मुक्त है तो प्राप्त होने योग्य क्रय यानी कि डीम्ड जो रेंट है उसको अपन टैक्सेबल कर देंगे। और यदि कर योग्य है, व्यापार और पैसे जिसमें काम में ले रहा है उसकी आय कर योग्य है, तो ऐसी स्थिति में
उसकी मकान संपत्ति में आय नहीं मानेंगे, उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में कैलकुलेट करेंगे। तो अच्छा, इसमें कब माना जाता है मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार के लिए? कब माना जाता है? जब मकान संपत्ति को करदाता अपने व्यापार या पैसे के सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने किसी कर्मचारी को रहने के लिए दिया है। मान लीजिए मकान संपत्ति और अपने किसी कर्मचारी को रहने के लिए दे दिया ताकि वो उसके बिजनेस में हेल्प कर सके, तो ऐसी स्थिति में उसको व्यवसाय के लिए प्रयुक्त माना जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी करदाता ने बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन या उत्पाद शुल्क का कार्यालय खोलने के लिए किराए पर देता है ताकि वह अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला ले, तो ऐसी स्थिति में भी व्यवसाय के लिए उपयोग माना जाएगा। तो ये 3 कंडीशन थी। मकान, आय मकान या मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो, करदाता मकान संपत्ति का स्वामी हो, करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के ऐसे बिजनेस के लिए न करता हो जिसकी आय कर योग्य। अब इसके बाद वार्षिक आय की गणना करते हैं मकान संपत्ति की, और वार्षिक की आय की गणना विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से होगी, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। मकान का माना गया स्वामित्व, यानी कि कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें मकान की ओनरशिप करदाता के पास नहीं है, किंतु उसको उसका मालिक मान लिया जाता है। डिम्ड ओनरशिप जिसको कहते हैं वो होता है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले है जीवन साथी को मकान का हस्तांतरण। यदि किसी करदाता ने अपने मकान को अपने जीवन साथी को हस्तांतरित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में मकान की ओनरशिप किसके पास चली गई? उस जीवन साथी के पास चली गई। किंतु यहाँ अपन आयकर के उद्देश्य से करदाता को उसका डिम्ड ओनर मानते हुए, स्वामित्व, करदाता का स्वामित्व मानते हुए करदाता की इनकम में शामिल करेंगे, न कि उसके जीवन साथी की इनकम में उसको शामिल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन साथी को ऐसा मकान हस्तांतरित किया है, तो हस्तांतरणकर्ता की ही संपत्ति मानेंगे, उसी को मानेंगे और उसी के आय में शामिल करेंगे। इसी प्रकार अवयस्क पुत्र या पुत्री को मकान का हस्तांतरण करदाता अपने मकान संपत्ति का हस्तांतरण अवयस्क पुत्र या पुत्री को कर देता है, तो ऐसी स्थिति में भी स्वामित्व किसका माना जाएगा? करदाता का माना जाएगा। किंतु यदि अवयस्क विवाहित पुत्री को करे, अवयस्क विवाहित पुत्री, अवयस्क तो है किंतु विवाहित पुत्री है, तो ऐसी स्थिति में ये मकान उस पुत्री का माना जाएगा, न कि उसके पिता का। तो ऐसी स्थिति में फिर उसकी पुत्री की इनकम में वो शामिल किया जाएगा। अविभाज्य संपत्ति है, यदि हिंदू अविभाजित परिवार है, उसकी अविभाज्य संपत्ति है जिसका विभाजन परिवार के सदस्यों में नहीं किया जा सकता, तो ऐसी अविभाज्य संपत्ति जिस व्यक्ति के भी पास है, जो उस संपत्ति को धारित किए हुए है, वो उसी की मानी जाती है और उसी की आय में शामिल किया जाता है। सहकारी समिति, आवासन मंडल अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित मकान, यदि कोई मकान किसी करदाता को किसी भवन निर्माण योजना में आवंटित किया गया है अथवा पट्टे पर दिया गया है, तो उस व्यक्ति को उस मकान का या फ्लैट का स्वामी माना जाएगा जिसे मकान आवंटित किया गया है। यदि मकान का पंजीकरण नहीं हुआ है, कई बार क्या होता है कि क्रेता ने आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिफल का भुगतान करके मकान क्रय किया और पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है या पंजीकरण नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में जो मकान का स्वामित्व है वह क्रेता का माना जाएगा, चाहे उसने अपने नाम से उसका पंजीकरण नहीं कराया हो। अनेक बार पूरा भुगतान न करने के कारण, पंजीकरण व्यय से बचने हेतु या किसी कानूनी रुकावट के कारण क्रेता मकान का पंजीकरण नहीं करवाता है, तो ऐसी दशा में भी क्रेता को ही मकान का क्रय अनुबंध के आधार पर स्वामी माना जाता है, इसी को ओनर माना जाएगा जिसने मकान को परचेज कर लिया। जब किसी मकान को 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त किया जाए, तो भी जिसने पट्टे पर लिया उसी की डिम्ड ओनरशिप मानी जाएगी और उसी के पास से उस मकान में कैसे संबंधित राइट माने जाएंगे, उसी के राइट होते हैं। यदि मकान का कुछ माह के लिए पट्टे पर दिया है और कुछ वर्षों तक मासिक आधार पर पट्टे की अवधि बढ़ाई जा सकती हो, तो चाहे कितने ही वर्ष तक ऐसा करने का प्रावधान हो, ये मानेंगे कि मकान 12 वर्षों के लिए पट्टे पर नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक बार
अल्पकालीन पट्टा अनुबंध है। मतलब ये 12 वर्ष का जो प्रावधान है, 12 वर्ष की अवधि वाला, ये मतलब अगर अल्पकालीन अनुबंध के तहत बढ़ाया गया है तो ऐसी स्थिति में ओनरशिप नहीं मानेंगे। पट्टे या किराए पर ली गई भूमि पर बनाया गया मकान, यदि करदाता ने कोई भूमि पट्टे पर ले ली या किराए पर ले ली और उस पर बिल्डिंग बना ली, तो जो किराया की इनकम होगी उसे भूमि का स्वामी नहीं है, करदाता उस भूमि का स्वामी नहीं है, किंतु उसका मकान का स्वामी उसे माना जाएगा। ऋण हेतु गिरवी रखा हुआ मकान, ऋण हेतु अगर किसी करदाता ने किसी व्यक्ति ने ऋण लेने हेतु अपना मकान किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख दिया है, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने अपना मकान गिरवी रखा है वह व्यक्ति उस मकान का स्वामी माना जाता है, न कि वह व्यक्ति जिसके पास मकान गिरवी रखा हुआ है। मतलब जिसका मकान है वही स्वामी माना जाएगा, गिरवी रखने वाला उसका स्वामी नहीं होगा। अब इसमें एक विवादग्रस्त मकान भी है। अगर किसी मकान संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में मकान का स्वामी वह व्यक्ति माना जाएगा जो उस मकान संपत्ति से वास्तव में किराया प्राप्त कर रहा हो या कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो, तो उसी को स्वामी मानेंगे। विवादग्रस्त अगर है तो जिस व्यक्ति ने उस मकान के संबंध में आय प्राप्त की है या उसका किराया प्राप्त कर रहा है उसी को स्वामी मानते हुए उस मकान की आय को कर योग्य कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।